नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल और मैं हूं नगमा। बात करेंगे इजराइल और गाजा की, जहां पर ट्रूस यानी कि युद्ध विराम होने वाला था, लेकिन ये टल गया है। तो हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम का आज वैसे तो पहला दिन होता, लेकिन इसमें एक अड़चन आ गई और ये शायद एक दिन आगे टल गया है। सुबह इजराइल की मिसाइलें गाजा पर फिर से गिरती रहीं और अल शिफा अस्पताल के निदेशक को इजराइल की सेना ने गिरफ्तार कर लिया और इजराइल ने इसकी पुष्टि करते हुए ये माना कि उनसे पूछताछ की जा रही है। इजराइल का ये मानना है कि अल शिफा अस्पताल के अंदर से हमास अपनी आतंकी गतिविधियों को बढ़ाता रहा है और उसकी सुरंगें भी इसके नीचे हैं। युद्ध विराम 4 दिन का ही सही, लेकिन इससे बड़ी राहत की उम्मीद लगी हुई है और साथ साथ उन परिवारों की उम्मीदें हैं दोनों तरफ, जिनके लोग इसमें रिहा किए जाएंगे। तो फिर इस युद्ध विराम का टलना जाहिर है बहुत ही मायूस करने वाला है। कल ये तय हो गया था कि अगले 4 दिन इजराइल युद्ध विराम रखेगा, यानी कि लगातार चल रही इस जंग में एक ब्रेक लगेगा और ये युद्ध विराम जो है वो कतर, इजिप्ट और अमेरिका की मध्यस्थता से ही मुमकिन हो पाया है। ये जो युद्ध विराम है इसमें कुछ शर्तें हैं और वो साफ साफ कही गई हैं कि हमास को इन 4 दिनों में 50 इजरायली बंधक छोड़ने हैं। पहले दिन जिन 10 बंधकों को छोड़ा जाना था उनकी सूची भी इजराइल को दी जा चुकी थी। इसके बदले में इजराइल ने 300 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई का एक वादा किया है और ये वो कैदी हैं जिनके खिलाफ मामले बहुत ज़्यादा संगीन नहीं हैं। इजराइल ने ये प्रस्ताव दिया है कि हमास जितने बंधक छोड़ेगा उसी अनुपात में, उसी रेशियो में कैदियों की रिहाई भी की जाएगी, लेकिन किसी वजह से ये प्रक्रिया आज टल गई। वैसे बेंजामिन नेतन्याहू काफ़ी दबाव में भी हैं। एक तरफ उन पर हमास को कोई भी छूट नहीं देने का दबाव है और दूसरी तरफ किसी भी सूरत में इजरायली नागरिकों को छुड़ाने का भी दबाव है। वो शायद ये भी एक वजह है कि नेतन्याहू 4 दिन बाद फिर से हमास पर हमला बोलने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमास को बर्बाद किए बिना और अपने सभी 240 बंधकों को छुड़ाए बिना ये जंग खत्म होने वाली नहीं है। तो फिर सवाल ये भी है कि इस 4 दिन की शांति का क्या असर होगा या फिर इसके दूरगामी नतीजे तक हम कैसे पहुंचेंगे। फिर भी ये 4 दिन बेहद ज़रूरी हैं। इन 4 दिनों में जब युद्ध विराम होगा तो वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन मदद का बेहद ज़रूरी काम शुरू हो पाएगा। लोगों को खाना मिल पाएगा, अस्पतालों में और दवाएं पहुंच पाएंगी, मगर फिलिस्तीन का संकट जो है वो क्या हल होगा या फिर कैसे होगा। तो बहुत सारे सवाल हैं इससे जुड़े हुए कि 48 दिन से जो जारी है ये युद्ध, इसमें सुलह का रास्ता कहाँ है। क्या इजराइल का इरादा फिलिस्तीन को पूरी तरह से ख़त्म करने का है और 2 राष्ट्रों के जिस समाधान पर ये जो 2 नेशन थियरी है उस पर लगभग सहमति से दिखाई दे रही थी, क्या इजराइल उसको मानने के लिए तैयार भी होगा। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि यूरोप और अमेरिका जिस तरह इजराइल का साथ दे रहे हैं, ऐसे में ये जो संकट है युद्ध का एक बड़े ग्लोबल क्राइसिस में क्या बदल नहीं जाएगा। तो इन तमाम सवालों पर और ये जो मौजूदा क्राइसिस, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खिवराज जहांगीर, जो कि विजिटिंग फैकल्टी हैं बेन गुरियन यूनिवर्सिटी इजराइल में। बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ वीरेंद्र गुप्ता जी हैं जो पूर्व राजदूत रहे हैं और इसी इलाके में इजराइल में वो रह चुके हैं। आप दोनों का शुक्रिया। सबसे पहले आपसे खिवराज जहांगीर समझना चाहूँगी कि इस वक्त जो स्थिति है वहाँ पर वो किस तरह की सिचुएशन है, खास करके अल शिफा के आसपास जो जंग केंद्रित है, क्योंकि 13,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं अक्टूबर 7 से। अगर हम बात करें तो हमास ने 240 लोगों को अपहरण किया था, अबडक्ट किया था और 1200 मरे थे। तो अभी जो सिचुएशन है वो किस तरह की है और ये जो 4 दिनों के युद्ध विराम की बात है वो ऐसे में क्या हासिल कर पाएगा, क्या उम्मीद है इससे? शुक्रिया नगमा जी। जहां तक अल शिफा अस्पताल की बात है तो वो अस्पताल अब पूरा खाली किया जा चुका है।
इसराइल ने सप्ताह भर पहले उस अस्पताल के अंदर एंट्री करी थी, और उसके बाद उन्होंने उस अस्पताल को धीरे धीरे पूरा खाली करवाया। और उसके खाली करवाने में फिलिस्तीन के लोगों का भी बड़ा सहयोग था कि अब इस अस्पताल की ऐसी स्थिति नहीं है कि यहाँ कोई सप्लाई पहुंचेगी या फिर यहाँ नियमित कोई काम हो पाएगा। उसके जो डायरेक्टर हैं उनको इसलिए पकड़ा गया है कि जो सबूत इसराइल के हाथ लगे हैं, कईयों को लगा होगा कि वो कम है, पर शिफा हॉस्पिटल के नीचे और शिफा हॉस्पिटल के भीतर बहुत सारे ऐसे लोकेशंस को विजुअली और ग्लोबली जर्नलिस्ट के सामने रखा गया है जो कि हमास के छुपने की और कुछ बंधकों को वहां रखने की भी बात साबित होने वाली है। इसराइल के भीतर स्थिति बड़ी खराब है। आज से जी। 4 दिन पहले करीब 500-600 परिवार, जिनके बहुत सारे लोग बंदी हैं, उन्होंने तल अवीव से जेरूसलम तक का पैदल मार्च किया था अपनी सरकार के खिलाफ कि आप हमारे बंदियों को छुड़ाइए, आप हमास को मिटने और मिटाने वाली बातें भले ही करें, पर आप राजनीतिक हल निकालें। क्योंकि नेतन्याहू की सबसे बड़ी मुश्किल ये हुई है कि 48 दिनों में से अगर आप 30 दिन देखें, 27 अक्टूबर को ये लोग गाजा में घुसे थे आर्मी जी। लेके, 27 अक्टूबर से अब तक में इनका मिलिट्री ऑपरेशन भले ही कामयाब रहा हो उत्तरी गाजा को खाली करवाने में और कुछ टनल्स को तोड़ने में, पर इनके हाथ कहीं इस पे भी बंदियों के पता होने की बात नहीं लगी। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक और इंटेलिजेंस सेटबैक था। इनको ये लगा था कि आर्मी जब गाजा के उत्तरी हिस्से में कार्रवाई करेगी और अल शिफा जैसे अस्पताल तक में भी घुसेगी तो इनको कुछ न कुछ बंदी छुड़ाने की कामयाबी मिल सकती है। वैसा हुआ नहीं। तो उस बड़े नाकामी के बाद नेतन्याहू की ये तैयारी थी कि अब इसका राजनीतिक हल निकाला जाएगा। हम्म। तो ये हमास जो की पेचीदगी ये थी। हाँ, जी बताइए। जी जी, मैं ये कह रही थी कि फिर ये जो हम अभी सीज फायर की बात देख रहे हैं, टेम्प्रेरी सीज फायर इसे ही 4 दिन का, वो इसका भी नतीजा है। ये जो क्राइसिस है और डोमेस्टिक प्रेशर भी है और इजराइल बंधकों को छुड़ाने में अपने कामयाब भी नहीं हुआ है। इसमें जाहिर है कि अमेरिका, कतर और इजिप्ट का एक बड़ा हाथ है। तो किस तरह के निगोसिएशंस इसके पीछे रहे हफ्तों के कि हम इस मौके पे पहुंचे, हालांकि इसमें एक अड़ंगा लगा है और ये टला है। तो क्या इसमें एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता, अगर आप जोड़ना चाहेंगे इसमें कतर का रोल, इजिप्ट का रोल, अमेरिका का रोल? जी हाँ, ये मैं एक बहुत बात ही रिलीफ की बात है हाँ, सॉरी, मैं कि आपके पास आऊंगी 1 मिनट के लिए। शिवराज जागीर, आपको जोड़ना चाह रहे हैं इसमें? मैं आपको ये खबर कहना चाहता था कि अभी 1 घंटे पहले तल अवीव में जहां मैं बैठा हूं वहां ये अब खबर पूरी ग्लोबल भी आ गई है कि ये कल सवेरे से युद्ध विराम लागू शुरू होगा होगा। 7 बजे जी। से, और शाम के 4 बजे हमास सबसे पहले 13 बंदियों को छोड़ने जा रहा है। तो जो मसला टला था कल रात से अब तक, वो आज सुलझा लिया गया है शाम होते होते। और तो कुछ कल ये भी सवेरे खबर है कि सात किस बजे से वजह से ये मसला ये टल गया था, या क्या इस पे अड़ंगा, क्या इसमें अड़चन थी? देखिए, इसमें दो बातें कही गई है। एक तो बात इसराइल की तरफ से आई कि हमास के पास मुश्किल ये थी कि उन्होंने जो लिस्ट दी थी कि हम लोग 10 या 12 लोग जो छोड़ेंगे उनके नाम ये है। इसराइल की तरफ से उन नामों पे थोड़ी आपत्ति थी। इसराइल चाहता था कि सारी औरतें और बच्चों के नाम पहले हों। और हमास की अच्छा। एक बड़ी मांग थी जो काफी दिन से थी कि जब ये बंदियों को बाहर लाके कहीं पे छोड़ेंगे या किसी के हवाले करेंगे, रेड क्रॉस के हवाले, उस समय वो एरियल सर्विलेंस पूरा सस्पेंड चाहते हैं पूरे गाजा में, ताकि वो कहीं से भी पकड़े न जाएं। देखिए, हमास की मुश्किल ये नहीं है कि उनके 1 या 2 लोग पकड़े जाएंगे इस डील के दौरान। हमास की मुश्किल ये है कि उनके रास्ते और उनके छुपने के ठिकानों का भी पता इसराइल को आने वाले दिनों में ना लगे। जी तो ये जी। युद्ध की स्थिति में ठीक। बड़ा जटिल मुद्दा था, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से थोड़ी सी देरी हुई, जी पर जी, अब ये कल कई से तरह की लागू हो इसमें रहा है। जटिलताएं हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। और अब जब हम ये देख रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन बनी है कि कल ये हो सकता है जो रिलीज है वो शुरू हो जाए, तो इसमें निगोसिएशन में रोल बढ़ा रहा है कतर का, इजिप्ट का, अमेरिका का भी। एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता, इसमें काफ़ी मुश्किल भी आई होगी, हफ्तों इस पर बातचीत चली है, इजराइल के अपने डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं, लेकिन क्या रोल आप देखते हैं इसमें कतर, इजिप्ट और अमेरिका का? इन तीनों ही कंट्रीज ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। बिकॉज
इनका लेवरेज है जो इन्वॉल्व पार्टीज हैं, तो वही पार्टीज इसमें मीडिएशन करके कुछ जटिल समस्याएं हैं, डेलिकेट इश्यूज हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इन दोनों पक्षों में कोई ट्रस्ट नहीं है और हिस्टोरिकल लेगेसी है। और समस्या क्या है कि दोनों तरफ से ये मान लिया गया है, नेतन्याहू भी यही मानते हैं, कि हार्ड लाइन मेजर इज अ रोड टू सक्सेस। वो जो है ये अप्रोच बिल्कुल साबित हो गई है कि इट्स अ टोटल फेलियर, और हार्ड लाइन अप्रोच से कोई भी समस्या सॉल्व नहीं होती है। इसमें मुझे बहुत अच्छा पहला कदम है कि 51 हॉस्टेजेस रिलीज हो जाएंगे और बमबारी 4 दिन के लिए खत्म होगी। लेकिन अगर दोनों तरफ की तबाही और इजराइल में जो हॉस्टेजेस की वजह से इतनी जो है वो ट्रॉमा है, पूरे दुनिया ने इसको क्रिटिसाइज किया है, तो मुझे लगता था कि अगर ट्रस्ट हो, अगर अश्योरेंस हो दोनों तरफ से बड़े बड़े मुल्कों की कि भाई आप इसको आगे बढ़ाइए और एक ही तरीके से ये सॉल्व हो सकता है। सबसे पहले तो हॉस्टेजेस रिलीज करने चाहिए, क्योंकि आपने जिक्र किया कि नेतन्याहू पे 2 दबाव हैं। एक तो हमास को खत्म करने का, वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, बट शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने 240-250 हॉस्टेजेस हैं, एक एक हॉस्टेज वापस आना चाहिए। पर नेतन्याहू तो इसे एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव मान के भी चल रहे थे। उन्हें ये दिखाना भी है कि उन्होंने जो कहा वो किया इजराइल ने, और नेतन्याहू ने ये भी कहा कि वो हमास को बिल्कुल खत्म करके ही युद्ध रोकेंगे। तो नहीं, वो मेरे हिसाब से हमास को खत्म करना वो एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो सकता है, और वाजिब है क्योंकि हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन शॉर्ट टर्म में उनको ये मालूम है कि सारा हमास खत्म नहीं कर पाएंगे थोड़े दिनों में। बिल्कुल। और लेकिन अभी जो ये अग्रीमेंट से आपने सही कहा कि ये शॉर्ट टर्म में हमास पूरी तरह से खत्म हो जाए, और जैसा खिवराज जागिर अभी जिक्र कर रहे थे कि बहुत जटिलताएं हैं। ये भी एक है कि हमास जो इजरायली सरकार है, इजराइल को भी किसी भी तरह से हमास के ठिकानों का भी पता ना चले, जबकि ये हॉस्टेजेस छोड़े भी जाएंगे, कैदी छोड़े जाएंगे। इसमें अभी जो खिवराज जागिर बता रहे थे उस बात की पुष्टि यहाँ पे भी अब हो चुकी है कि कतर का ताज़ा ये बयान आया है जिसके मुताबिक 24 तारीख की सुबह 7 बजे से युद्ध विराम होगा। तो ये बात अब ये कतर की तरफ से एक बयान भी आ गया है कि 24 तारीख की सुबह को 7 बजे से युद्ध विराम होगा। और कतर कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने ये ऐलान दोहा में किया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ऐलान के मुताबिक कल शाम 4 बजे बंधकों का पहला जत्था छोड़ा जाएगा, जिनमें 13 महिलाएं और बच्चे होंगे। यानी जो अब आज प्रक्रिया टल गई है वो कल शुरू होगी, ऐसी उम्मीद है। तो एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त, हम सच की पड़ताल में लौटेंगे इस चर्चा पे। गाज़ा और इजराइल के बीच जो युद्ध जारी है उसमें अब कैदियों और उधर जो बंधक हैं उनकी अदला बदली कल शुरू होगी, ये भी खबर आई है। हमारे साथ खिवराज जागिर जुड़े हुए हैं और एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता। एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता, ये अगर कल शुरुआत हो जाती है 4 दिनों की ये सीज़ फायर की, इसका आप लॉन्ग टर्म असर या ये एक विंडो हो सकती है एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट के लिए इस दौरान, आपको क्या लगता है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इसके बाद? जी हाँ, इमीडिएट टर्म में रिलीफ सप्लाईज पहुंच पाएंगी और लोगों को थोड़ी शांति मिलेगी, और दूसरे मुल्कों को काम करने के लिए और टाइम मिलेगा। आपने जैसा बताया विंडो जरूर होगी, और जरूरी बात यह है कि इस तबाही को अब रोका जाए, और उसके लिए जैसे मैंने पहले कहा सारे हॉस्टेजेस को रिलीज करना पड़ेगा हमास को। वो हमास खुद नहीं करेगा, हमास पे प्रेशर डालना पड़ेगा और इजराइल को बम्बार्डमेंट बंद करना पड़ेगा। तो ऐसे मुल्क और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन दोनों पे दबाव डाल सकते हैं। समस्या क्या है, जैसे मैं बता रहा था कि दोनों ही तरफ शुरुआत में ऐसी बात नहीं थी। मैं जब इजराइल में था 92 में, तो ओस्लो पीस प्रोसेस शुरू हो रखा था और प्राइम मिनिस्टर रबीन थे वहां पे, और इधर आराफात थे। तो दोनों तरफ से
मॉडरेट फैक्शंस वर इन कंट्रोल एंड जी। वो चाहते थे कि आगे बात बढ़े और पीस सेटलमेंट हो। अब क्या हुआ है पिछले कई सालों में, दोनों तरफ से रेडिकल, आई वुडंट से रेडिकल बट हार्ड लाइन एलिमेंट्स हैव टेकन कंट्रोल ऑफ द पॉलिटिक्स, इजराइल में भी और पैलेस्टीनियंस की तरफ से। अब गाजा तो आप समझ लें एक तरफ से जी बिल्कुल हमास के कंट्रोल में है। तो अब जो है, जो बड़े मुल्क हैं जिन लोगों का इस पे चलता है, अमेरिका, ब्रिटेन, बहुत सारे मुल्क कोशिश कर रहे हैं। अब उनको इस बात के लिए कोशिश करनी चाहिए कि 3-4 दिन की समस्या नहीं है, ये लॉन्ग टर्म समस्या है। जब तक जी, कि परमानेंट सोल्यूशन, जैसे कई लोगों ने जी, बोला 2 जी, स्टेट सोल्यूशन, वो निकालना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, तो ये किबराज जागीर, हमारे पास अब वक्त इतना ही है। मैं आपसे आखिर में यही जानना चाहती हूँ कि क्या ये एक विंडो हो सकती है स्ट्रेटेजिक शिफ्ट के लिए, दूसरे मुल्कों को सोचने का टाइम मिल सकता है इसमें, और ये जो सीज फायर है, ये जाहिर है कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, लेकिन ये 4 दिन के सीज फायर से क्या आगे का रास्ता निकलता दिख रहा है? देखिए, इसमें जाहिर सी बात है आगे का रास्ता इससे बेहतर तो होना चाहिए, पर मुझे उसकी आशंका कम है। गुप्ता साहब ने जैसे कहा कि हमास पे दबाव बनना चाहिए, हमास पे राजनीतिक दबाव बहुत कम देश बना सकते हैं, कतर या ईरान। और हमास चाहता ये है कि उनके सारे बंदी छोड़े जाएं इन बंदियों के मुकाबले। तो आने वाले दिनों में, अगले 2 महीने में, 4 महीने में, जब भी नई शुरुआत होगी बंदियों को छोड़ने की, तो हमास फिर से चाहेगा कि उनके बंदी छोड़े। हमास कभी भी सिर्फ सीज फायर के लिए बंदी छोड़ने को तैयार नहीं हुआ था। तो इसका मतलब यह है कि गाजा में जो लोगों पे गुजरी है उसका कसूर हमास पे ही उतना है जितना इजरायली आर्मी पे। जी जो दूसरी बड़ी मुश्किल बात है वो ये है कि उन बंदियों का क्या होगा जो इजराइल के नागरिक नहीं है। आज से 2 सप्ताह पहले थाईलैंड के विदेश मंत्री पूरे पश्चिमी एशिया के चक्कर लगा रहे थे। वो कतर गए, वो इजिप्ट गए, फिर वो ईरान गए, और थाईलैंड के विदेश मंत्री को ये एश्योरेंस मिला था कि हम आपके 22 बंदी, देखिए थाईलैंड के 32 एग्रीकल्चरल वर्कर 7 अक्टूबर को मारे गए। अब हमास ने इनको क्यों मारा, ये भी एक बहुत सोचने और चिंता वाली बात है। जी और वो 22 बिल्कुल। थाईलैंड के वर्कर्स को अभी बंदी बनाए हुए हैं। उन बंदियों का अभी तक कुछ हवाला नहीं दिया जा रहा है। तो हमास मेरे ख्याल से एक इतना गैर जिम्मेदाराना संगठन है कि वो मानवता के नाते तो कोई काम करेगा नहीं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती तो बनी हुई है। अफसोस कि हमारे पास वक्त अभी इतना ही है, इस पे हम चर्चा आगे के दिनों में भी करते रहेंगे। अभी ये सिचुएशन बनी है, ये ज़रूर है कि एक राहत है कि 4 दिनों का सीज फायर कल अगर शुरू हो जाता है तो एक बहुत बड़ी राहत होगी एड पहुंचाने की नज़र से। बहुत शुक्रिया आपका एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता और डॉक्टर किबराज जागीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।